यानी दोस्तों आज हम देख रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का 12th क्लास का। इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, और इसको ध्यान से समझ लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, और आपको कंठस्थ जो है इस पेपर को करना है। प्री बोर्ड में भी आपको पेपर्स देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो है हमने अकाउंट्स का आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया है। बिजनेस स्टडीज जिसको आप व्यवसाय अध्ययन बोलते हैं वो भी करा दिया है। और उसके अलावा जो आपका इतिहास है जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं उसको भी करा दिया है। अगला क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी और आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स इसके साथ आने वाले हैं अगले वीडियोस में। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। हिंदी आपका आने वाला है और साहित्यिक हिंदी भी आने वाला है, दोनों हिंदी को भी देंगे। तो पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराएंगे। हर विषय का क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पे, मात्र इसी चैनल पे सारे सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, लिखित सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ आपको पहले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और इस पैराग्राफ के बाद में जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये पैराग्राफ जो है आपको टोटल 15 नंबर देगा, यानी कि इस पैराग्राफ से 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप पहला पैराग्राफ छोड़ते हैं तो आपको 15 नंबर का लॉस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप ये वाला क्वेश्चन पेपर। अगर आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने में असमर्थ है, समझ में नहीं आता, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे जो पूछा गया, द शिफ्ट इन द माइंड सेट ऑफ इंडिया यंग जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। तो हमारा जो शिफ्ट है, यानी कि जो भी चेंज है, बदलाव जो देखे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जो भी यंगर जनरेशन है हमारी इंडिया की, उसमें क्वाइट विजिबल यानी कि दिखाई देती है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज में भाग लेते हैं, ठीक है, हर तरह का मूवमेंट, किसी भी तरह का जो है आंदोलन ज्वाइन करने के लिए तैयार रहते हैं। आध्यात्मिक भी हैं ये, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे लेकर के घूमते हुए दिखाई देते हैं। फेसबुक ग्रुप्स को भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मोस्ट केसेस में जो है इंडिया कल्चर के में जो है कल्चर के पक्ष में भी हैं। मतलब मोस्ट ऑफ, मतलब ज्यादातर केसेस में नहीं है, दे आर नॉट इन मोस्ट केसेस, ठीक है। बहुत सारे पक्ष में नहीं है, किसके, इंडिया के कल्चर के, संस्कृति के, सभ्यता के। इस तरह का ये दिया गया कि बच्चों में क्या बदलाव देखे जा रहे हैं, माता पिता उससे क्यों असंतुष्ट हैं, ये माता पिता से क्यों ये जो है असंतुष्ट हैं। और साथ ही साथ इसमें बताया गया कि पहले की जो सभ्यता जो थी वो आज भी ऐसी की ऐसी है, ठीक है। हम जो है आज के जनरेशन में ये देखा जाता है कि जनरली हम जो है किसी से पूछते हैं कैसा चल रहा है, तो बोलते हैं भगवान की कृपा से सब सही है। ये सब चीजें जो इसमें दी गई है, और यही वैल्यूज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हाट change in the mindset of the Indian youth is visible nowadays। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा, आजकल भारतीय युवाओं की मानसिकता में क्या बदलाव दिखाई दे रहा है। आपको इसका आंसर देना इस पैराग्राफ से। जब पैराग्राफ आप पढ़ोगे समझोगे तभी जाके आप आंसर दे पाओगे, अन्यथा आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका आंसर देने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आंसर आपको कैसे देना है, ठीक है। तो इस आंसर को आपको इस तरह से देना है, the change in the mindset of the Indian youth is visible nowadays that they are patriotic, ठीक है, they prepare to join any movement, they march waving political flags, they join Facebook groups, and they are not in most cases convinced by India's culture। अगर मैं इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताना चाहूँ, तो इसमें कह रहा है, इस पूरी लाइन का मतलब क्या कह रहा है कि आजकल भारतीय युवाओं की मानसिकता में यह बदलाव दिखाई दे रहा है कि वे देशभक्त हैं। क्या है वो, देशभक्त हैं। दे प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी मूवमेंट, और वे किसी भी आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं। दे मार्च वेविंग पॉलिटिकल फ्लैग्स, और वे जो है राजनीतिक झंडे लहराते हुए मार्च करते हैं। दे ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स, और जो है वे फेसबुक समूहों में भी शामिल होते हैं। एंड दे आर नॉट इन मोस्ट केसेस, और वो ज़्यादातर मामलों में जो है कन्विंस्ड नहीं है, यानी कि क्या नहीं है, सहमत नहीं है
बाय द इंडियाज कल्चर, भारत की संस्कृति से सहमत नहीं है। तो ये उनके माइंडसेट में जो है हमें आजकल के यूथ में विजिबल दिखाई दे रहे हैं नाउडेज में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछा गया आजकल भारतीय युवाओं की मानसिकता में बदलाव दिखाई दे रहा है, तो क्या बदलाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर उसकी हम बात करेंगे इसके आंसर की। यहाँ पे देखिए बी पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। यहाँ पूछा गया माता पिता और बच्चों के बीच टकराव का कारण क्या है। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट, टकराव का कारण क्या है। हम इसका आंसर जो है कुछ इस तरह से लिखेंगे, द रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दैट दे आस्क क्वेश्चन अबाउट कल्चर वैल्यूज एंड एथिक्स। माता पिता और बच्चों के बीच के टकराव का कारण यह है कि वे संस्कृति, मूल्य और नैतिकता के बारे में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो, और वह ये भी जानना चाहते हैं वाई डू वी लिव इन जॉइंट फैमिली, हम संयुक्त परिवार में क्यों रहते हैं। इसके साथ ही साथ द चिल्ड्रेन बिलीव इन गॉड बट नॉट इन टेम्पल और पूजा। अब बच्चों, माता पिता और बच्चों के बीच में टकराव ये भी है कि भाई बच्चे जो है भगवान में विश्वास तो करते हैं लेकिन मंदिरों में जाना या पूजा में नहीं। वाई कैन आवर पेरेंट्स नोट अंडरस्टैंड अस, और वो कहते हैं कि हमारे माता पिता हमें क्यों नहीं समझते। एंड द चिल्ड्रन आर टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू रेबेलस यंग एडल्ट्स, और जो है बच्चे आज्ञाकारी, यानी कि ओबीडियंट क्या होते हैं, आज्ञाकारी लिखते हैं ना अब एप्लीकेशन में, तो बच्चे जो है आज्ञाकारी से क्या होते जा रहे हैं, रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही। आपने देखा होगा एक साउथ की मूवी है प्रभास की, रिबेल, अगर नहीं देखिए तो देखना रिबेल, ये पूरी स्पेलिंग यहाँ तक रिबेल देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको अर्थ समझाते हुए इसका आंसर दिया। अब इसमें जो थर्ड पार्ट पूछा है उसको समझिए। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया देखिए, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। तो भारतीय संस्कृति ने हमारे दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया है। भारतीय संस्कृति ने हमारे दृष्टिकोण, एटीट्यूड, हमारे दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया, अफेक्ट किया है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड लाइक इफ यू आस्क एन एल्डरली इंडियन हाउ आर यू। तो भारतीय संस्कृति ने हमारे दृष्टिकोण को इस प्रकार प्रभावित किया है कि जब हम किसी एल्डर यानी कि बुजुर्ग भारतीय से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, देन द चांसेस टू गेट आंसर, तब उत्तर मिलने की संभावना यह होगी, विल बी दैट, यह होगी, बाई गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। भारतीय संस्कृति ने हमारे दृष्टिकोण को इस तरह से प्रभावित किया है। एंड दिस इज द फ्रूट ऑफ कल्चर, और जो है ये क्या है, संस्कृति का फल है, दैट डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव के बावजूद, डाउन्स ऑफ डेली लाइफ देयर इज डीप सेटिस्फैक्शन। तो यह हमारे संस्कृति का ही फल है, फ्रूट है। ठीक है, ये हमारी संस्कृति का ही फल है कि उतार चढ़ाव के बावजूद भी हमें गहरी संतुष्टि है। तो इस तरह का एटीट्यूड हो गया है, चाहे उतार हो चढ़ाव हो, बस हम इस तरह से मतलब हम कह रहे हैं कि भैया इस तरह का हमारा जो है दृष्टिकोण विकसित किया गया है या हो गया है आजकल की जनरेशन का। 3-3 अंक के प्रश्न है, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये 3-3 अंक के प्रश्न है, 3 अंक का ये प्रश्न है, और ये 3 अंक के सारे जो आप ABCD तक देखेंगे 3-3 अंक के प्रश्न है। इसके बाद जो है आपके 3-3 अंक के 4 प्रश्न हो गए D तक, तो 3 चौक 12, तो सीधे सीधे यही हो गए। ठीक है, तो आप देखते हैं 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स। अब यहां पूछा गया है कि हम जो है हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए अपने युवा पीढ़ियों को जो है क्या करने, संस्कृत की जो हमारी सांस्कृतिक जड़ है उनसे जोड़ने के लिए या उस वहां वापस लाने के लिए हमें युवा पीढ़ियों को
अपनी संस्कृति के जड़ तक वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 3 अंकों का प्रश्न पैराग्राफ से ही पूछा है, पैराग्राफ से ही आपको आंसर देना है। आंसर क्या होगा इसका, इसको देख लेते हैं। आंसर आपको लिखना होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है आपका पहला आंसर जो है, तरह से लिख दीजिएगा, ये रहा। हम क्या करेंगे देखिए, however the youth of today are being raised differently from those in previous generation. That's why to bring the youth back to their culture roots we should give them scientific, rational और pragmatic reasons। यहां तक आप समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। हालांकि आज की युवाओं का पालन पोषण पिछली पीढ़ियों के युवाओं से अलग किया गया है, ठीक है ना, या किया जा रहा है। जो पहले की जनरेशन थी उनका पालन पोषण अलग तरीके से। आप अब जो है आप अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छी बिल्डिंग में रहते हैं। पहले लोग बाग गाँव में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे, उनके पास फ्रिज नहीं था, एसी नहीं था, टीवी नहीं थे। वो तो इस तरह से ये बताया गया कि हालांकि आज की युवाओं का पालन पोषण जो है, जो पुरानी पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी है, उनके युवाओं से अलग किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए जो है, इसलिए युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों की ओर वापस ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। हमें जो है क्या करना होगा, उनको वैज्ञानिक, साइंटिफिक, ठीक है, वैज्ञानिक और रैशनल यानी तर्क संगत और प्रैग्मेटिक यानी कि व्यवहारिक रीजंस यानी कारण देने होंगे, ठीक है। एंड एक्सप्लेन देम डिफरेंटली, साथ ही साथ उन्हें अलग तरीके से समझाना होगा। बिकॉज द वैल्यूज एंड द एथिक्स ऑफ सेंचुरीज, क्योंकि सदियों पहले के मूल्य और नैतिकता, ठीक है, बिकॉज द वैल्यूज एंड द एथिक्स ऑफ द सेंचुरीज एगो आर जस्ट एज वैलिड एंड एप्लीकेबल टूडे एज देन। यानी कि क्योंकि सदियों पहले के मूल्य और नैतिकता आज भी उतने ही मान्य और लागू हैं जितने तब थे, तो हमें उनको समझाना होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड करना है हमारे को, क्या करना है, फाइंड। तो फाइंड करना हमारे को, ये बोल रहा है कि एग्रीड फाइंड करिए, एग्रीड फाइंड करिए। एग्रीड कहाँ से, पैराग्राफ में से। तो एग्रीड जब आप पैराग्राफ में चेक करोगे, एग्रीड का मतलब होता है, मैंने स्टार्टिंग में जो आंसर बताया था उसमें बताया था मैंने कन्विंस्ड। कन्विंस्ड का मतलब होता है एग्रीड, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कन्विंस्ड, ठीक है। दूसरा जो है, विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स ए वार्निंग साइन, मतलब पूरे पैराग्राफ में कौन सी ऐसी लाइन है जो बताती है कि ये भैया वार्निंग है आपके लिए। तो यहां पर देखोगे आप, एक लाइन लिखी हुई है, जब पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो आपके पास पीडीएफ होगी तो, टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू रिबेलियस, यानी कि आज्ञाकारी से कैसा, विद्रोही होना, ये क्या है, वार्निंग का साइन है। आज्ञाकारी आप हैं और आप विद्रोही हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए वार्निंग साइन है। तो ये लाइन आपको लिखनी होगी पैसेज में से। अगला जो इसमें पूछा गया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब तर्कहीन, तर्कहीन। और मैंने अभी भी बताया था, रैशनल मतलब होता है तर्क सहित, तो हम कहेंगे रैशनल, ठीक है। तो ये तीनों आंसर्स आपको समझ में आ गए, और ये 3 आंसर देंगे तो ये आपके हो गए 3 नंबर के। तो 4 क्वेश्चन तो 3-3 नंबर के पूछे गए, 12 नंबर वो, और ये 3 क्वेश्चन पूछे गए 1 नंबर के, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर आपको हो गए 3 नंबर ये, तो 12 और 3 कितने हो गए, 15। तो इस तरह से आपको 15 अंक जो है मिलेंगे पहले पैराग्राफ से। अब आती है राइटिंग सेक्शन की बारी। यहाँ पर जो है 100 से 150 वर्ड, 100 वर्ड भी लिख दोगे तो डिजिटल इंडिया के बारे में, जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में, या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी तीनों में से एक को आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी वन, तो किसी एक का, ऐसी 3 पूछे जाएंगे उसमें से कोई एक ही आपको लिखना होगा। मैं डिजिटल इंडिया के बारे में पहले आपको बता दूं, तो डिजिटल इंडिया के बारे में आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये थोड़ा सा पैराग्राफ है, इसके आगे थोड़ा सा पैराग्राफ और है डिजिटल इंडिया के बारे में, उसको भी लिखना होगा, क्योंकि आपको 100 वर्ड्स तो ले जाने हैं। तो 100 वर्ड्स आप डालेंगे ये वाला पैराग्राफ। तो डिजिटल इंडिया का पैराग्राफ इस तरह से खत्म करेंगे, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आप लोगों को जो है बढ़िया तरीके से लिखना है, कैसे आप बढ़िया तरीके से लिखोगे, यही बेस्ट जो है होता है। एग्जामिनर जब आपको चेक करता है तो आपको इस तरह से ही लिखना होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, बहुत तरीके से सोचना है, समझना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपको द जॉइंट फैमिली के बारे में लिखना है, बी सेक्शन। या तो आप ये लिख दीजिए डिजिटल इंडिया के बारे में, या फिर आप जॉइंट सेक्शन फैमिली के बारे में लिखिए। तो जॉइंट फैमिली के बारे में जो है पहला पैराग्राफ तो आप ये लिख देंगे थोड़ा सा। इसके बाद जो है एक पैराग्राफ आपको और जॉइंट फैमिली में इन्वॉल्व करनी होगा। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी वो इच्छा है कि आप कितना ज़्यादा या कम लिख सकते हैं। 100 से 150 शब्दों को लिखना है और सही शब्दों लिखने हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जॉइंट फैमिली के बारे में ये पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ऊपर हिंदी में समझाया, उस तरह से जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली हिंदी में समझ में आ जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला जो पैराग्राफ आपको दिया था, अनसीन पैसेज जो दिया था, वो काफ़ी हैवी था, काफ़ी जो मीनिंग थे वो आपके समझने लायक नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग्स हैं वो मैंने सिंपल दिए हैं आपको, तो आसानी से समझ सकते हो। और इस पैराग्राफ को ख़त्म करना है आपको जॉइंट फैमिली का, तो एक छोटा सा ये जो है 4 लाइनों का पैराग्राफ इसमें लिख सकते हैं चाहे तो। बाकी आपकी मर्जी है आप कितना लिखना चाहें। 100 शब्द तो आपको किसी भी तरह से पूरे करने हैं, 150 शब्द 100 से 20 150 के बीच में लिखना है, मीनिंगफुल लिखना है। तीसरा जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अपने विचारों के व्यक्ति के बारे में आप जो है एक पैराग्राफ लिखिए। तो इस तरह से आप विचारों की अभिव्यक्ति जो आप कैसे करेंगे उसकी जो है आप बता सकते हैं। यह क्या करता है, अलाउ करता है पीपल और किसी कंट्री को एक्सप्रेस करने के लिए देमसेल्फ, अपने आप के, अपने विचारों को, अपने आइडिया को, ठीक है, अपने व्यूज को, अपने ओपिनियन को। तो यह होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का, अपने विचारों को व्यक्त करने की संभावना जो भी होती है, ठीक है। तो इसमें पहला पैराग्राफ तो आप ये लिख देंगे, और छोटा सा पैराग्राफ आप जो है एक और लिख देंगे, उस पैराग्राफ को भी नोट कर सकते हैं आप, ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ, राइटिंग सेक्शन का थोड़ा सा पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर आएगा एक लेटर, और ये लेटर लिखना है आपको प्रोपराइटर जो है टू द प्रोपराइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स। इस एबीसी स्पोर्ट का कोई प्रोपराइटर है उसको लिखना है, वो कहाँ है, पालिका बाजार में, न्यू दिल्ली में। आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है क्रिकेट किट मंगवाने के लिए। सबसे पहले जब लेटर लिखा जाता है किसी भी संस्था को, जो ऑफिशियल लेटर लिखना है, किसी अपने पारिवारिक संबंधों से दूर लिखना है, तब आपको पहले अपना एड्रेस डालना होगा। अगर आपका एड्रेस नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपको अपने मन से कोई भी अपना एड्रेस बना लेना है, चाहे आप अपने स्कूल का एड्रेस ले ले, अपने गली का ले ले, मोहल्ले का ले ले, किसी का भी, ठीक है। और इसी के और ऑप्शन में है राइट ए लेटर, इसमें भी आपको एडिटर को लिखना है, ये भी इसमें भी आपको पहले अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद जो है न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है, तो टू द एडिटर न्यूज़पेपर वो भी लिखेंगे। तो इस तरह से दोनों में से कोई एक लिखेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रोपराइटर को आपको जो है लेटर कैसे लिखना है। तो प्रोपराइटर के लिए मैंने मान लिया कि मैं इस स्कूल से हूँ, क्योंकि आपको बोल रहे हैं कि आप अपने स्कूल के लिए क्या मंगवाना चाहते हैं, क्रिकेट किट मंगाना चाहते हैं, ठीक है, स्कूल के लिए, चाहे अपने घर के लिए, किसके लिए भी। तो आप आपने अपना नाम डाल दिया स्कूल का, और जो भी आप डालना चाहे, और डेट डाल दिया। तो ये तो आपका हुआ पहले एड्रेस। उसके बाद जिसको प्रोपराइटर को लिखना है, तो प्रोपराइटर के बारे में, टू द प्रोपराइटर, तो प्रोपराइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स, तो हम प्रोपराइटर एबीसी स्पोर्ट्स, पालिका बाजार, न्यू दिल्ली लिख देंगे। डेट जरूर मेंशन करेंगे, ध्यान रखना है, डेट के बिना काम नहीं होगा। तो ये रहा प्रोपराइटर एबीसी स्पोर्ट्स, पालिका बाजार, न्यू दिल्ली। और जो डेट आएगी यहीं बीच में ही आएगी, जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ही आएगा डेट, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो है आप यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके घर का जो लेटर होगा ना, अपने चाचा भतीजे को, भाई को, बहन को, किसी को भी लिखें, उसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑफिशियल लेटर जो होता है उसमें सब्जेक्ट लिखना ही अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आप बता देंगे कि एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट, आप क्रिकेट किट ऑर्डर करना चाहते हैं, इसके लिए आप जो है ये सब्जेक्ट जो है लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद जो है आप बताते हुए सर से स्टार्ट करेंगे, डियर मैडम से, जिसको भी आप संबोधित करना चाहते हैं उसको करके, और लेटर क्यों लिखना चाहते हैं आप पहले वो बता देंगे, ठीक है। और फिर जो है उस डिटेल को दे देंगे कि भैया आपको क्या क्या चाहिए, स्पोर्ट्स जो किट चाहिए उसमें क्या क्या चाहिए। तो इस तरह से आप जो है स्पोर्ट्स किट्स की बता देंगे, भाई क्रिकेट बैट कितना चाहिए, क्रिकेट बॉल कितनी चाहिए, बैटिंग ग्लव्स, पैडिंग पैड, थाई पैड, एल्बो गार्ड वगैरह वगैरह, और क्वांटिटी लिख देंगे, टेबल बना देंगे इस तरह से। तो उसको समझ में आ जाएगा भैया ये चीज़ें उसको चाहिए। इसके लिए जो है आप क्या करेंगे, सीधे सीधे फिर इसमें जो है काइंडली अब क्या करेंगे, ये आइटम जो है गुड कंडीशन में आप मंगाएंगे, और जब भी आपको मंगाना होगा डेट मेंशन कर देंगे, भैया इस समय तक मुझे ये चाहिए। साथ ही साथ जो है आप इसमें मोड ऑफ पेमेंट की बात कर लेंगे, किस हिसाब से पेमेंट करना होगा, ठीक है, कंडीशंस क्या रहेंगी। और जो है इसमें सब स्टैंडर्ड्स गुड जो है नहीं हम नहीं लेंगे, मतलब सब स्टैंडर्ड मतलब कि
काम चलाओ चीज़ें नहीं लेंगे, हमको जो भी चीज़ें चाहिए वो गुड क्वालिटी की लेंगे। ये सारी चीज़ें जो इसमें लिखनी होगी, तो उस पैराग्राफ को जो है आप इस तरह से लिख देंगे, इस पैराग्राफ को आपको लिखना होगा। और फिर जो है लास्ट में जो है आप बोल दोगे थैंकिंग यू करते हुए, सिंसियरली करते हुए अपना काम खत्म कर दोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई है प्रभु। चलो अब बात करते हैं हम इसके और पार्ट की। इस और पार्ट में जो है आपसे बोला क्या गया है, और पार्ट में देखिए आपको और पार्ट में बोला क्या गया है। देखिए आपको एक लेटर लिखना है, अपने व्यूज विचार बताने हैं ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहें। अब ग्रामर सेक्शन की बात कर लेते हैं। जो ग्रामर सेक्शन है इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन एनी कंट्री। अब गवर्नमेंट नहीं होगी किसी कंट्री में तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अनार्ची। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, तो थर्ड ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे कि भैया हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन। इंचिंग टुवर्ड्स मीन का मतलब क्या होता है, इंचिंग टुवर्ड्स मीन का होता है टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, किसी एक दिशा में धीरे धीरे बढ़ना। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सिनोनियम ऑफ ऑडियोसिस, ऑडियोसियस। ऑडियोसियस का जो है सिनोनियम आपको बताना है। ठीक है ना, तो सिनोनियम क्या हो जाएगा ऑडियोसियस का, ऑडियोसियस का सिनोनियम जो है वो हो जाता है आपका डेयरिंग। ऑडियोसियस मतलब भया, वो क्या कहते हैं, निर्भय, निर्भीत। ठीक है ना, निर्भय। तो यहाँ पे डेयरिंग भी जो होता है वो भी आपका यही होता है, और साथ ही साथ जो है आपका एडमेंट जो होता है ये भी आपका इसी तरह का होता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन जो है आप टक कर देंगे, टक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। कौन सा सेंटेंस इसमें से करेक्ट है। द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजुअली इंपोर्टेड। इंपोर्टेड मतलब आयात करना, हमें मंगाना है। इंपोर्टेड एब्रोड, इंपोर्टेड एब्रोड नहीं होगा, इंपोर्टेड फ्रॉम एब्रोड होगा, तो ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। आपको जो है दिए गए शब्द सीमा से बाहर नहीं जाना है, तो बिल्कुल सही, ये वर्ड जो है करेक्ट है। ही इज वेल एक्वेंटेड टू मी। एक्वेंटेड मतलब वो मेरा जो है जानकार है, तो टू मी नहीं आएगा, विद मी आएगा। वो मेरे लिए जानकार है या मुझसे जानकार है या परिचित है। ठीक है, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, विद आएगा, विद मी आएगा, तो यहाँ पर भी ये गलत है। इधर यू गो और स्टे, चाहे तुम जाओ या रहो, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो हमारे पास ऑप्शंस दो सही हैं और दो गलत हैं। कौन से सही हैं, बी सही है और डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी और डी के लिए, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 5 करोगे, 2 अंक का एक प्रश्न है, केवल टिक करने के लिए 2 अंक देगा। इसमें दिमाग लगाना होगा, ऐसे जल्दबाजी में टिक टाक मत कर देना, 2 अंक खो जाएगा आपके। 5 ही प्रश्न पूछेगा। यहाँ पूछा गया एंटोनियम ऑफ स्कैर्ड इज, सैक्रेड इज। एंटोनियम ऑफ सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो सैक्रेड का जो एंटोनियम यानी कि विलोम जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है ये आला, पवित्र नहीं होगा। ये सैक्रेड मतलब पवित्र और ये उसका अपोजिट। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको जो है पहला पूछा गया आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, तो आई सेड का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई फॉरवेड टू वेस्ट माई टाइम, वेस्ट टाइम, आई फॉरवेड टू वेस्ट टाइम, यही होगा इसका। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बट इसी तरह से इसका होता है। आप इसको जो है इस तरह से करोगे, ध्यान रखना है, थोड़ा सा समझ के करना है भैया, गलती मत करना। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। रोहित सेड अस लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। तो आप लिखोगे रोहित सजेस्टेड अस दैट वी शुड गो फॉर ए पिकनिक। ठीक है, ये आप बताओगे, ये लिख करके बताओगे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है उसको देखिए। कंबाइन एनी वन ऑफ फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो जैसे आपको बोला गया है, आपको किसी
वन को जो है कंबाइन करना है। पहले वाले को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, दूसरे वाले को कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। पहले वाले का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे तो यहाँ पे लिखा आई कैन गिव यू ए ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर आई कैन गिव यू ए ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला जो पोर्शन है डू इट लीव इट, इसको बोलना है कंपाउंड, इसको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे डू इट और लीव इट, यहाँ पे खाली और लग जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डू इट और लीव इट। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब आपको दोनों में से कोई एक ही करना होगा, पैसिव वॉइस और ये कंपैरेटिव डिग्री। ही हैज सेव्ड माई लाइफ, तो यहाँ पर जो है आप इसको किसमें बनाओगे पैसिव में, तो पैसिव में क्या बन जाएगा माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। और अगला जो है इसमें दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है तो दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, ये आंसर जो है आपको उसको लिखना होगा। अगला जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यू आर सीनियर देन मी नहीं होगा, यू आर सीनियर टू मी हो जाएगा। कैटल्स आर ग्रेजिंग नहीं होगा, कैटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटल आर हो जाएगा, एस गलत है इसमें, तो कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक है, पशु चर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इनके आंसर हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब आपको मेल और मेल में जो है एक सेंटेंस बना के अंतर बताना है। तो मेल आप जानते ही हो कि भैया वो मेल जो बिजनेस मेल या फिर ईमेल लिखते हैं, और ये मेल जो जानते हो आप क्या है नर या मादा वाला, ये टीम है और टीम है। ठीक है, अब टीम रिवर विद फिश यानी कि भरा हुआ संपूर्ण है जो है वो होता है टीम, और ये होता है आपका टीम जो कि हम बोलते हैं जिसको क्या टीम मतलब मेरी टीम बोलते हैं ना, इंडिया टीम मेरी टीम, तो क्या बोलते हैं सदस्य, टीम मतलब एक ग्रुप, सदस्यों का ग्रुप। तो इनको जो है आपको अलग अलग, इससे अलग सेंटेंस बनाना, इससे अलग, इससे अलग, इससे अलग। तो मेल और मेल का बना देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, मेल आपका बन जाएगा वी डू आवर बिजनेस बाय मेल, और दूसरा जो MALE है वो आई वॉन्ट टू हैव ए मेल फ्रेंड। ठीक है, और जो दूसरा है जिसमें आपका टीम और टीम है उसको हम बना देंगे टीम, द रिवर टीम्स विद फिश, और टीम जो है ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम, या इंडिया इज ए बेस्ट प्लेयर ऑफ बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ऐसे बोल दो। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। अब ये जो है हिंदी में आपको लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसफर करना है यानी ट्रांसलेट करना है, तो आपको कुछ इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर देना है। मेरे को आपको बताने में कोई झिझक नहीं होगी, इस तरह से आप ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, अब जो आगे पार्ट है इसकी बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर में आपको जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको ध्यान रखिए। इसमें जो है आंसर्स को आपको 40 वर्ड में देने हैं, 4 + 4 अंक मिलेंगे आपको, टोटल 8। ये पहला ए पार्ट करोगे, ए में एक ऑप्शन है। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद बी पार्ट आएगा, उसमें भी आपको और ऑप्शन मिलेगा, उसमें से भी कोई एक ही करना है। तो आपकी इच्छा है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। तो इस तरह का ये आपका पेपर डिजाइन है। यहाँ पर जो है आपको बता देना है हु आर इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी। आप सभी को क्वेश्चन पता है, अच्छी तरह से कई बार पढ़ा है। राजकुमार शुक्ला कौन है और उसने गांधी जी को चंपारण कैसे जो है बुलाया था। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको किसी एक का ही देना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो है इन हैबिटेंट्स कौन थे। ठीक है, ये जो कचरा बिनने वाले थे, जो रैग पिकर्स थे, उन्हीं को इनहैबिटेंट्स कहा जाता था सीमापुरी के। ठीक है, ये जो है 30 साल पहले जो है कहाँ से आए थे, इन्होंने इंडिया लिया था, बिना आइडेंटिटी के जो यहाँ आके बस गए थे, और जो है ये इमिग्रेंट्स थे बांग्लादेशी। ठीक है, बाकी आप जो है डायरेक्शन में लिख सकते हो, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको स्कूल में काफ़ी पढ़ाया होगा। और पार्ट में भी राजकुमार शुक्ला के बारे में आंसर देना चाहो तो राजकुमार शुक्ला का आंसर आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं। इसका अगला जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे हैमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ जो है नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन द स्टडी ऑफ फ्रेंच। अब फ्रेंच भाषा जो है उसके लिए
ना सीखने के लिए जो है हेमेल जो है हेमेल अपने आप को और उनके माता पिता को, दूसरे बच्चों के माता पिता को क्यों ब्लेम करते थे, उसके बारे में पूछा गया है। जेमिनी स्टूडियो ए पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स, अब कवियों के लिए जेमिनी स्टूडियो जो है एक पॉपुलर प्लेस क्यों थी, ये आपको बताना। दोनों में से कोई एक करोगे तो आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एम का लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिख दोगे, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आंसर भी इजी है इसका। और जेमिनी प्लेस जो है, जेमिनी स्टूडियो जो था वो पोएट्स यानी कवियों के लिए क्यों प्रसिद्ध था, क्यों पॉपुलर था, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो 7 अंकीय बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है कोई एनी वन करना होगा, ए बी सी जो दिया जाएगा ना आपको, इसमें से आपको ए बी दिया जाएगा, 2 दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। तो ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब डर जो है अपने आप के अंदर का डर होता है, जस्टिफाई करना स्पेस जो इस स्टेटमेंट को डीप वाटर के हिसाब से, तो आप जो है इस तरह से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सोफी वॉज द क्रिएटर ऑफ हर आवर डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री विद रीजंस, आपको आंसर देना है कि सोफी ने जो अपना डिसअपॉइंटमेंट जो क्रिएट किया था वो खुद ही उसने क्रिएट किया था, वो खुद ही उसकी क्रिएटर थी। इसका अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं तो आपको जो है इसके रीज़न देना है अपने आंसर के माध्यम से, तो इस तरह से जो है इसके बारे में आप बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है आपसे, यहाँ पर जो है एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, कविता दी गई है छोटी सी, और इस लाइनों को पढ़ने के बाद जो है आपको इसके आंसर्स देने हैं। इसमें ए पार्ट में जो पूछा गया है, व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेंट द पोइट्रेस, तो पोइट्रेस को कौन सी जो है वो फियर सताती थी, तो वो आपको लिखना है। तो आपको चैप्टर का आधार पे लिखना है क्योंकि ये चैप्टर आपको याद होनी चाहिए तब लिख पाओगे। इसके बाद जो है बी पार्ट में आपसे जो बोला गया है, इसमें पूछा गया व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोइट्रेस फीलिंग एंड हर वर्ड्स, अब उसकी फीलिंग जो थी और उसके वर्ड्स उनके बीच में कैसा कॉन्ट्रास्ट था, तो इसको आप बता सकते हैं इन वर्ड्स से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाई डिड पोइट्रेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, तो हमेशा मतलब वो अपने चेहरे पे मुस्कान क्यों रखती है, तो केवल मुस्कान क्यों रखती है, तो उसके आंसर्स को आप इस तरह से बताएंगे। आगे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है एनी वन, किसी एक का ही लिखना है, कीपिंग क्वाइट हो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी हो, द रोड साइड स्टैंड हो, मदर माई मदर एट 66 हो, तो कोई भी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये सारे कीपिंग क्वाइट है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, रोड साइड स्टैंड है, सारे करवा चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा से भी मैं करवा दूंगा अलग से वीडियो बना के, लेकिन इसमें भी इसके आंसर्स दे देता हूँ मैं। तो आप अगर कीपिंग पॉइंट के बारे में लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कुछ इस तरह से लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में लिखना चाहेंगे तो इस तरह का आंसर हो जाएगा, इससे भी इजी वर्ड भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना है, तो मैं उसको भी समझा दूंगा। और तीसरा जो अगर आप लिखना चाहते हैं रोड साइड स्टैंड के बारे में, तो आप जो है इस तरह का पैराग्राफ, ये तो आपका कीपिंग पॉइंट का हो जाएगा, थिंग ऑफ ब्यूटी का हो जाएगा, और ये जो है रोड साइड स्टैंड के बारे में आप जो है सेंट्रल आइडिया जो है बता सकते हैं। तो इस तरह का आपका जो है आंसर हो जाएगा, इसको आप पढ़ लें। अगला जो प्रश्न है इसमें, थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन अदर लेवल, तीसरे लेवल पे क्या अलग चीजें थी जो दूसरे लेवल पे नहीं थी, या जो दूसरे लेवल पे थी वो उससे तीसरा लेवल कैसे अलग था। और ऑप्शन में है डिस्क्राइब एनवायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका, तो दोनों में से कोई भी आपको करना है, एक ही करना है, 4+4 अंक का है। ए पार्ट करिए और उसके बाद बी पार्ट करिए। तो पहले ए पार्ट में दोनों में से कोई एक करना है, तो सबसे पहले डिफरेंट थिंग क्या थी थर्ड लेवल में वो बता देते हैं, ठीक है। ये हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा भी ईजी रहेगा। इसके और पार्ट को लिखेंगे, अंटार्कटिका का जो एनवायरमेंटल फीचर था वो कैसा था, तो उसके आंसर को हम जो है कुछ इस तरह से लिख देंगे, और पार्ट वाले को इस तरह से लिख देंगे। आप कोई भी एक पार्ट लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका बी पार्ट करना अनिवार्य है, और में से कोई एक ही करना होता है। यहाँ पे महाराजा डिसाइडेड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टीड ऑफ अलाउिंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ विद द हंटेड टाइगर, तो महाराजा ने क्यों डिसाइड किया कि वो भले ही बड़े से बड़े हानि से गुजर सकता है लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर को जो है फोटोग्राफी नहीं करने देगा एक हंटेड टाइगर के साथ में। और ऑप्शन में हाउ वामा इंस्पायर्ड बाई हर एल्डर ब्रदर, और अपने बड़े भाई के द्वारा जो है वामा को कैसे इंस्पिरेशन मिला। इनमें से दोनों में से कोई एक करना है। तो महाराजा वाली कहानी के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे तो कुछ इस तरह से बता देंगे, ठीक है। और जो है अगर बामा की बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन छोटे हैं तो उसके हिसाब से ही आपको बताने हैं, और जो है अगर मैं बामा की बात करूं तो बामा का आप ये आंसर दे दोगे। इसके बाद में
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट ब्रिंग्स डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के हिसाब से जो है आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके लिखना होगा। तो मिस्टर डेयरी के बारे में आप जो है कैसे क्यों करा था, ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, बहुत बार करवा चुका हूँ इनको, बार बार रिपीट कर करके हम भी परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को हर वीडियो देखनी चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट बी पार्ट जो इसमें पूछा गया है, सदाव वाला, तो इम्प्रेशन ऑफ सदाव जो है वो क्या था, और ह्यूमन बीइंग के ऊपर एज ए डॉक्टर, और डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी, तो आप तुम कैसे इसको जो है ये जो आपका स्टोरी है एनिमी उसके हिसाब से बता सकते हैं कि भाई सदाव एज ए डॉक्टर ह्यूमन बीइंग कैसा था, क्या इम्प्रेशन था, क्या उसका प्रभाव था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हम इस तरह से लिख देंगे प्रभु, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन जिसको आपने देखा, इंग्लिश का पूरा सोल्यूशन मैंने आपको बताया। हर विषय का सोल्यूशन अपलोडेड है, आप जितने विषय हैं पहले उनको देख लीजिए, बाकी के विषय आ रहे हैं, क्योंकि हर विषय आते आते हर वीडियो नीचे चला जाएगा, फिर आप बाद में सर्च करते रहोगे। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर वो वीडियो नहीं मिल रहा, वो वीडियो नहीं मिलेगा जब ना, जब आप उसको टाइम से देख लोगे, तो आप उसको देखिए, अच्छे से तैयार करिए, क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी आप जो है अच्छे तरीके से इसको तैयार जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।